लीजिए कि आप भारत में रह रहे हो। आपका जन्म भारत में हुआ है। आपका परिवार, घर, शिक्षा और पूरी ज़िंदगी यहीं बीती हो, लेकिन एक दिन आपको बता दिया जाए कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। क्या केवल कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण किसी की भी नागरिकता पर सवाल उठाया जा सकता है? यही प्रश्न आज के इस महत्वपूर्ण मामले के केंद्र में है। यह विषय केवल 27 लोगों की नागरिकता का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम बात करें अगर इस समाचार की, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम के 27 लोगों को राहत देते हुए हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है और मामले की दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी नागरिकता का निर्णय निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अगर हम बात करें इस विषय की, तो इन 27 लोगों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी उस निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं थी। इसलिए हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम बात करें अगर इसके बैकग्राउंड की, तो इसका मुख्य कारण है, अब प्रश्न उठता है कि आसाम में नागरिकता विवाद बार बार क्यों सामने आता है। आसाम में नागरिकता विवाद होता क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है बांग्लादेश से अवैध प्रवासन। 1971 के बाद बांग्लादेश युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में लोग भारत आए थे। समय के साथ जनसंख्या संरचना बदलने लगी, जिससे स्थानीय लोगों ने अपनी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और रोजगार को लेकर के चिंताएं बढ़ाई। इसी कारण आसाम में नागरिकता का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बन जाता है। हम बात करें अगर इसका टाइमलाइन की, तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध, 1985 में आसाम समझौता, इसके बाद फॉरेन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था मजबूत की गई, फिर एनसीआर प्रक्रिया शुरू हुई और अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई पर बल देते हुए नया निर्णय दिया है। हम बात करें अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल की, तो फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1946 के अंतर्गत बनाया गया एक न्यायाधिकरण है। इसका कार्य है यह तय करना कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है या विदेशी। इसका काम है नागरिकता की जांच करना, दस्तावेजों का सत्यापन करना, सुनवाई करना और निर्णय देना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करनी हो तो उसे पूरा अवसर मिलना चाहिए, यानी प्राकृतिक न्याय सर्वोपरि है। उसे अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने और निष्पक्ष सुनवाई पाने का अधिकार है, यानी पर्याप्त सुनवाई जरूरी है। इसीलिए केवल संदेह के आधार पर किसी को विदेशी नहीं कहा जाता। बिना उचित प्रक्रिया नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। यही कारण है कि हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया गया है तथा पुनः सुनवाई के लिए मामला भेज दिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ होता है निष्पक्ष कानून प्रक्रिया अपनाना। इसमें शामिल है निष्पक्ष सुनवाई, अपना पक्ष रखने का अवसर, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार और न्यायपूर्ण निर्णय। यही रूल ऑफ लॉ की मूल भावना है या आधार माना जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन से देखा जाए, तो आर्टिकल 40 यानी समानता, सभी को समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार यानी सभी नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित है, इसीलिए यह पूरा मामला संविधान के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें सिटीजनशिप लॉ की, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप रूल, सिटीजनशिप एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट एनसीआर और असम अकॉर्ड्स, ये सभी मिलकर भारत की नागरिकता व्यवस्था को संचालित करते हैं। असम अकॉर्ड के बारे में बात करें तो 1985 का असम समझौता यह इस पूरे विवाद का आधार माना जाता है। इससे यह तय किया गया कि 24 मार्च 1971 के बाद आए लोगों की पहचान की जाएगी। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान करना और अवैध प्रवासन पर रोक लगाना, यानी विदेशी पहचान, निर्वासन, असम की सांस्कृतिक सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। हम बात करें अगर एनसीआर की, तो एनसीआर का अर्थ होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका उद्देश्य है कि वास्तविक नागरिकों की पहचान करना, यानी वो नागरिक भारतीय हैं या विदेशी। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। दस्तावेजों की कमी, गरीबों पर प्रभाव और लंबी कानूनी प्रक्रिया, इसके कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें तो कई गरीब लोगों के पास दस्तावेजों की कमी है, पुराने या वर्षों रिकॉर्ड अधूरे हैं, लंबी सुनवाई है, कानूनी प्रक्रियाएं लंबी हैं, गलत पहचान की संभावना है और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। सरकार के पक्ष में बारे में बात करें तो सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों एवं जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करता है। इसीलिए सीमा सुरक्षा मजबूत करना और नागरिकता की सही पहचान आवश्यक है। हम अगर इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान और मानवाधिकार उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत करता है। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और एसए तीनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे का समाधान यही हो सकता है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, रिकॉर्ड को पूरे तरीके से डिजिटल किया जाए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले, तेज सुनवाई हो या मामले का समयबद्ध निपटारण हो, सीमा प्रबंधन को मजबूत किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई भी है। नागरिकता केवल दस्तावेजों का विषय नहीं है, यह संविधान, मानव गरिमा और न्याय का प्रश्न है। यह मामला केवल 27 लोगों की नागरिकता का नहीं बल्कि संविधान, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा है। एक ओर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति की निष्पक्ष सुनवाई और न्याय देना उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत लोकतंत्र वही है जहां नागरिकता का निर्णय शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि संविधान, न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर लिया जाता है। धन्यवाद।